गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक रूप सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c = 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं होती हैं और एक कंडीशन होता है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको पढ़ करके आप लोगों को एक चीज़ ध्यान आ रहा होगा कि ये ऐसा ही कंडीशन आप लोगों को किसी और चीज़ के लिए भी बताया जा चुका है पहले, और वो क्या था? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप जब आप लोगों को बताया जा रहा था तो वो किस रूप का था? ax² + bx + c। बस अंतर ये था कि जब समीकरण है तो = 0 हो जा रहा है, और जब बहुपद था तो केवल इतना ही था, ax² + bx + c। तो जो समीकरण होता है उसमें दो पक्ष होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, अगर आपको द्विघात बहुपद कोई पता है और उसको अगर हम = 0 करके लिख देंगे तो वो बन जाएगा द्विघात समीकरण। और जहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और ये कंडीशन क्यों होती है ये आप लोगों को पहले बताया जा चुका है, फिर से बता दिया जा रहा है कि अगर a की वैल्यू हम 0 कर देंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और अगर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। ये कौन सा समीकरण हो जाएगा? रैखिक समीकरण हो जाएगा। इसलिए b और c तो 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं हो सकता है, ये कंडीशन होती है। हम लोगों को क्या पढ़ना था? द्विघात समीकरण, और नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। द्विघात मतलब ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, वो क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण किस रूप का होता है? ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a b और c वास्तविक संख्याएं होती हैं और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब x² का जो गुणांक होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 हो सकता है, मतलब x का गुणांक 0 हो सकता है, अचर पद 0 हो सकता है, लेकिन x² का गुणांक 0 नहीं हो सकता। अब इसमें हम a b और c का मान अगर रखते जाएं तो हमको द्विघात समीकरण मिलता जाएगा। जैसे अगर हम a की वैल्यू रख दें √2 x² + b की वैल्यू हम रख दें 4 x + c की वैल्यू रख दें 1 = 0, तो ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये किस रूप का है? ax² + bx + c = 0। अगर हम कहते हैं 3x + 2 = 0, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि जो इसमें चर है x, उसकी अधिकतम घात कितनी है? 1, जबकि द्विघात समीकरण में जो चर उपस्थित होता है उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगर हम लिखते हैं 3y² + 7 = 0 और पूछा जाए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। किस चर में? चर y में। ये जो आप लोग को मानक रूप बताया गया है वो किस चर में बताया गया है? x में। यहाँ x की जगह y भी हो सकता है, u v w कोई भी चर हो सकता है, बस उसका मानक रूप इस प्रकार का होना चाहिए। अगर y लेते, चर y में द्विघात समीकरण लेते तो यहाँ क्या लिखते? ay² + by + c = 0। चर u में अगर लिखते तो au² + bu + c = 0। तो जो 3y² + 7 = 0 है, ये एक द्विघात समीकरण है चर y में, क्योंकि इसमें उपस्थित चर y की अधिकतम घात कितनी है? 2। दूसरा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है द्विघात समीकरण के मूल। तो देखिए, अभी हम लोगों ने क्या जाना कि जो द्विघात बहुपद होता है अगर उसको हम = 0 लगा कर लिख लेते हैं तो क्या बन जाता है? वो द्विघात समीकरण बन जाता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि द्विघात बहुपद जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने द्विघात बहुपद के शून्यक के बारे में भी पढ़ा था। तो जो द्विघात बहुपद के लिए शून्यक होता है, उसी प्रकार हम लोगों को द्विघात समीकरण के मूल के बारे में पढ़ना है। तो एक बात का ध्यान रखिए
कि द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है वही द्विघात समीकरण के लिए मूल का काम करता है। जैसे द्विघात बहुपद के लिए आप लोग को बताया गया था कि अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, 2। उसी प्रकार द्विघात समीकरण के भी अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, 2। तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं? कोई भी द्विघात समीकरण दिया हो और उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके जो x का मान निकलेगा वही क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई इक्वेशन है x² + 5x + 6 = 0, ये एक द्विघात समीकरण है। तो अब इसका अगर हमको मूल निकालना है तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। गुणनखंड विधि आपको पता है, तो क्या करेंगे, x² प्लस यहाँ हो जाएगा 3 + 2x + 6 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² + 3x + 2x + 6 = 0। इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 3, प्लस इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 3 = 0। इन दोनों में x + 3 कॉमन है तो क्या बच जाएगा, x + 2 = 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी -3, दूसरी वैल्यू मिलेगी -2। तो जब x का जो ये मान मिला -3 और -2, वही क्या कहलाएगा, इस द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा। तो अब आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा कि जो द्विघात बहुपद के लिए शून्य का काम करता था वही द्विघात समीकरण का क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है द्विघात समीकरण को हल करना। मतलब अगर कोई भी द्विघात समीकरण दिया गया हो और लिखा गया हो कि इसको हल कीजिए, तो हल करने का मतलब होता है कि जो भी द्विघात समीकरण दिया गया है उसके मूलों को ज्ञात करना। मतलब अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए दिया है x² + 2x + 1 = 0, द्विघात समीकरण दिया गया है और कहा जाए कि इसको हल कीजिए, तो हल करने का मतलब क्या है कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे, और x का मान जो निकलता है वही इसका मूल कहलाता है। तो द्विघात समीकरण को हल करने का मतलब क्या है कि कोई भी दिया गया समीकरण है द्विघात समीकरण, उसको अगर हल करना है इसका मतलब उसके मूलों को ज्ञात करना है। एक बात और समझिए, अगर हम कहते हैं कि अल्फ़ा कोई वास्तविक संख्या है जो कि इस द्विघात समीकरण का एक मूल है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो अल्फ़ा है वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है कि अगर हम x की जगह जब हम अल्फ़ा रख देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर मिलेगा हमको। तो अगर हम ये कहते हैं कि अल्फ़ा इस दिए गए द्विघात समीकरण का मूल है, तो इसका मतलब ये होगा कि a α² + b α + c बराबर क्या मिलेगा हमको, 0। मतलब दोनों ही साइड बराबर मिलेगा हमको, जहाँ पे x की जगह हम क्या रख देंगे, अल्फ़ा रख देंगे। तो द्विघात समीकरण के लिए जितना भी कॉन्सेप्ट समझाना था आप लोगों को वो बता दिया गया है। फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका मानक रूप किस प्रकार का होता है, ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए और a, b और c क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। दूसरी चीज़, द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, इसी को जब हम सॉल्व कर देते हैं और x का मान निकलता है तो वही द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। मतलब जो द्विघात बहुपद का शून्य का काम करता था वही द्विघात समीकरण के लिए मूल का काम करता है। और अगर हम कहते हैं कि कोई भी वास्तविक संख्या इस द्विघात समीकरण का मूल है, तो इसका मतलब कि जो वास्तविक संख्या है वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। और संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह वो मान रखेंगे वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाना चाहिए। तीसरी बात कि किसी भी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, 2 मूल हो सकते हैं। और अगर कहा जाएगा कि द्विघात समीकरण को हल कीजिए, तो द्विघात समीकरण को हल करने का मतलब होता है कि द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना। या आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो द्विघात समीकरण के मूल होते हैं वही द्विघात समीकरण के हल कहलाते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण हैं या नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 8 पार्ट दिए गए हैं और इसमें चेक करके बताना है कि जो दिए गए समीकरण हैं वो द्विघात हैं अथवा नहीं हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट दिया है x + 1 का होल स्क्वायर = 2 ब्रैकेट में x - 3। तो अगर हमको ये चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे।
तो सिंप्लीफाई देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दिए हैं। इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई x में होगा 2x, और फिर 2 का मल्टीप्लाई -3 में होगा तो -6। अब क्या करेंगे, सभी को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये आएगा लेफ्ट में तो -2x, और ये -6 से लेफ्ट में आएगा तो +6 इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा 0। -2x प्लस 2x कैंसिल, बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 कितना होगा 7 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, जो कि किस रूप का है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे b की वैल्यू क्या है 0 है, क्योंकि b की वैल्यू 0 है इसलिए x वाला टर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए x वाला टर्म नहीं है, और a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 7 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है 0। तो ये जो हमको सिंप्लीफाई करने पे मिल रहा है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a 0 के बराबर नहीं है, ये भी कंडीशन संतुष्ट हो रहा है, और जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है और अचर पद है वो वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये क्या होगा एक द्विघात बहुपद होगा, सॉरी द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पे किसकी वैल्यू 0 है b की, तो आप लोग को बताया गया था कि b और c की वैल्यू 0 हो कोई दिक्कत नहीं है, बस किसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही बाकी पार्ट को आप लोग सिंप्लीफाई करके देख लेंगे। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का होगा और कंडीशन संतुष्ट कर रहा होगा तो वो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण में ज्ञात कीजिए कि दिया गया मान दिए गए समीकरण का हल है या नहीं है। मतलब देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण एक दिया है और एक वैल्यू दे दिया है x बराबर 1। तो अब पूछ रहा है कि जो x बराबर 1 है वो इस समीकरण का हल है या नहीं है। तो आप लोग को बताया गया था कि अगर ये कहता है कि कोई भी संख्या इस समीकरण का हल है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होना चाहिए जब x की जगह वो मान रखा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x बराबर 1 हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि ये मान इस समीकरण का हल है। देखिए पहला पार्ट दिया गया था 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू कितनी है 1। तो हम लोग को क्या पता करना है कि ये जो मान है वो इस समीकरण का हल है या नहीं है। तो क्या करेंगे, जो भी मान रहता है उसको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पुट कर देंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब हम x की जगह 1 पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 0, जो कि किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x बराबर 1 है वो दिए गए समीकरण का हल है। ऐसे ही थर्ड पार्ट देखिए दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे दो मान दिया गया है x का, एक दिया गया है √3 और एक दिया गया है -2 √2। तो बारी बारी से पहले एक बार इसके लिए निकालेंगे और दूसरी बार इसके लिए निकालेंगे। पहले हम लोग निकालेंगे x बराबर √3 के लिए। तो जब हम लोगों ने दिए गए समीकरण के बाएं पक्ष में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह √3 रखा तो फिर सॉल्व करने पे जो मान मिला वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है 0 और यहाँ हम लोग का सॉल्व करने पे क्या आया है -1 प्लस √6। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है x बराबर √3 के लिए। तो ये जो x बराबर √3 है वो दिए गए समीकरण का हल नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे x बराबर -2 √2 के लिए। तो जब x बराबर -2 √2 के लिए चेक करेंगे मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ जब हम लोग -2 √2 पुट करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आ रहा है 0, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसलिए ये जो x बराबर -2 √2 है वो दिए गए समीकरण का हल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 7 पार्ट्स हैं, सबको आप लोग कर लेंगे जैसे आप लोग को 2 बताए गए, बाकी सब भी वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x बराबर a द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस x ब्रैकेट में a प्लस b प्लस k इज इक्वल टू 0 का हल है।
फोर्थ क्वेश्चन देखिए, लैम्डा का वह मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पे के का मान निकालना था, यहाँ पे लैम्डा का मान निकालना है, जिसके लिए x बराबर √2 द्विघात समीकरण लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 का हल है। देखिए दोनों क्वेश्चन एक टाइप का है, तो इन दोनों में से क्वेश्चन नंबर 4 हम आप लोग को बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कर लेंगे। तो देखिए दिया गया है कि जो x बराबर √2 है वो इस दिए गए समीकरण का हल है। तो आप लोग को बताया गया था कि अगर कोई भी वास्तविक संख्या दिए गए समीकरण का हल होती है, इसका मतलब ये इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ √2 पुट कर देंगे तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूँकि x बराबर √2 इस दिए गए समीकरण का क्या है, हल है, इसलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग क्या पुट करेंगे, √2 पुट कर देंगे और वो किसके बराबर होगा, राइट हैंड साइड मतलब 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का लैम्डा में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा, प्लस √2 का √2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाया गया है, दिया गया था कि एक वास्तविक संख्या दी गई है जो कि द्विघात समीकरण का हल है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी वास्तविक संख्या किसी द्विघात समीकरण का हल होती है तो जो चर उपस्थित होता है उसमें जब जैसे ही वो वास्तविक संख्या रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है वो पूरा मान। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो जिसका मान निकालना होता है वो आप लोग को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि x बराबर 2/3 और x बराबर -3 समीकरण ax² प्लस 7x प्लस b बराबर 0 के हल हैं तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया है, x का 2 मान दिया है, पहला दिया है 2/3, दूसरा दिया है -3, और ये दोनों ही इस समीकरण के क्या हैं, हल हैं। और अगर इस समीकरण के हल हैं तो इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने का मतलब कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अगर हम 2/3 रखेंगे पहले वाले मान के लिए तो वो बराबर किसके आएगा, 0 के। तो उससे हमको एक समीकरण मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे करते हैं, x बराबर 2/3 इस समीकरण का हल है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग क्या रखेंगे, 2/3 रखेंगे और वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करने पे एक इक्वेशन बनेगा 4a + 9b इज इक्वल टू -42। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब अगर सॉल्व करना है a और b का मान निकालना है तो एक इक्वेशन और मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक मान और दिया था x बराबर -3, ये भी समीकरण का क्या है, हल है। तो अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ -3 रखेंगे तो वो पूरा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब यहाँ पे जब x बराबर -3 रखा गया इस समीकरण में तो हमको समीकरण मिला 9a + b इज इक्वल टू 21। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 दिया गया, इसको हल करना है। आप लोग पहले भी 2 चर के रैखिक समीकरण को हल करना सीखे हैं, कई विधियां इसकी सीखे हैं आप लोग किसी भी विधि द्वारा समीकरण 1 और 2 को हल कर सकते हैं। तो जब समीकरण 1 और 2 को हल किया गया तो a का मान मिला 3 और b का मान मिल गया -6, और यही a और b का मान पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब यहाँ पे देखिए 4 पार्ट दिए गए हैं, सबको पढ़ना है और उसके बाद उसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। देखिए पहला पार्ट है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार जमीन का टुकड़ा है, उसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 मीटर अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए पहली चीज़ तो ये दी गई है कि जो आयताकार भूखंड है उसका क्षेत्रफल क्या है, 528 मीटर स्क्वायर। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए, और लंबाई और चौड़ाई में संबंध क्या दिया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से 1 मीटर अधिक है। मतलब अगर हमको चौड़ाई पता चल जाए तो लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या मान लेंगे, x मीटर। तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई कहा गया है कि चौड़ाई के दोगुने से, तो चौड़ाई का दोगुना कितना होगा 2x, और दोगुने से भी 1 मीटर अधिक है। चौड़ाई थी x
तो लंबाई हो जाएगी 2x + 1 मीटर। अब प्रश्न में दिया है कि आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? दोनों का गुणनफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हो जाएगा 528। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे x का 2x में तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस और 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 528। अब 528 क्या है? राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -528 हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 0। तो ये बन गया द्विघात समीकरण। केवल निरूपित करना था, हल करने को नहीं कहा गया है, इसलिए यहीं पे छोड़ देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो क्रमागत का मतलब क्या होता है? जो क्रम से आए, ऐसा पूर्णांक लेना है जो क्रम से हो। देखिए, अगर इसको हम लोग चाहें तो क्रमागत पूर्णांक कह सकते हैं, क्योंकि ये क्रम से हैं। और क्रमागत पूर्णांक कैसे निकालते हैं? अगर आपको एक पता है और उसका अगला वाला निकालना है तो क्या करेंगे? उसमें +1 कर देंगे, आपको इसका अगला वाला पूर्णांक मिल जाएगा। इसका अगला निकालना है तो इसमें भी 2 में क्या करेंगे? +1 कर देंगे। मतलब अगर आपको एक पूर्णांक पता हो, अगर एक को हम x मान लें तो इसका क्रमागत पूर्णांक मतलब अगला वाला जो निकालना है उसके लिए क्या करेंगे? इसी में 1 प्लस कर देंगे। और इसमें क्या दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306। तो देखिए, अगर हम दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक में पहले को x मान लें तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? x + 1। और इनका गुणनफल कितना दिया है? 306। तो 306 दिया है। अब जब सॉल्व करेंगे, x का मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 में तो मिलेगा x² + x = 306। अब 306 को लेफ्ट हैंड साइड में बुलाएंगे तो एक समीकरण मिल जाएगा, द्विघात समीकरण, x² + x - 306 = 0। ये तो समीकरण मिला। और हम लोगों से क्वेश्चन में कहा गया है कि पूर्णांक बताइए क्या क्या होगा। तो पूर्णांक बताने का मतलब कि हमको x का मान मिल जाए, तभी तो हम बता पाएंगे कि क्रमागत पूर्णांक दोनों कौन से होंगे। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना आप लोगों को आता है। इसको सॉल्व करके हम लोग पहले x का मान निकालेंगे। तो जब इसको सॉल्व किया गया तो देखिए x का 2 मान आया, -18 और 17। तो जो पूर्णांक हम लोग लिए हैं वो धनात्मक पूर्णांक है, तो -18 हो नहीं सकता। तो x का मान क्या लेंगे हम लोग? 17। मतलब जो एक धनात्मक पूर्णांक है पहला वाला वो हो जाएगा 17, तो दूसरा वाला पूर्णांक क्या हो जाएगा? इसमें 1 प्लस कर देंगे, मतलब 18। तो वो जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालना था वो क्या हो जाएगा? 17 और 18। अब देखिए थर्ड पार्ट है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 वर्ष होगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए, रोहन की माँ उससे कितने साल बड़ी है? 26 साल। तो अगर रोहन की वर्तमान आयु हम लोग x वर्ष मान लेते हैं तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x + 26, क्योंकि इससे कितने वर्ष अधिक है? 26 वर्ष। तो देखिए, रोहन की वर्तमान आयु हम लोगों ने x वर्ष मान लिया, तब रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? x + 26 वर्ष। ऐसा प्रश्न में दिया है। 3 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लेंगे, तो रोहन की आयु 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? जितनी अभी है वर्तमान आयु है उसमें 3 वर्ष प्लस हो जाएगा। और इसी तरीके से रोहन की माँ की आयु जो वर्तमान आयु है उसमें 3 वर्ष प्लस करेंगे तो आएगा x + 29 वर्ष। अब प्रश्न में दिया गया है कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल होगा 360। अब जब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे x का मान आ जाएगा। x का मान आएगा 7 और -39। तो जो आयु है वो ऋणात्मक हो नहीं सकती, तो -39 नहीं लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा? 7। तो x क्या माने थे हम लोग? रोहन की वर्तमान आयु। तो रोहन की वर्तमान आयु भी निकालना था हम लोग को, तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए, 480 किलोमीटर की दूरी है और जिस चाल से रेलगाड़ी चल रही है, अगर उस चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो वो उसी दूरी को तय करने में कितना घंटा अधिक लेती? 3 घंटे। जाहिर सी बात है कि चाल कम करेंगे तो समय अधिक लगेगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, पहले हम लोग रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे। जिस चाल से वो तय कर रही थी दूरी उसको हम लोग मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोगों ने मान लिया रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, पहले वो निकालेंगे। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है? 480 और इस समय चाल कितनी है? x। तो
480/x घंटा हो जाएगा। अब ये कहा जा रहा है कि अगर हम चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, तो कम करेंगे मतलब अब रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम देखेंगे कि इस चाल से जो समय लग रहा है रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में, वो कितना है। तो वो हो जाएगा 480/x माइनस 8। कौन से फॉर्मूले से? समय बराबर दूरी बटा चाल से। अब देखिए दोनों समय में अंतर कितने घंटे का है? 3 घंटे का, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब रेलगाड़ी की चाल कम कर दी जा रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना अधिक लग रहा है? 3 घंटे। मतलब इन दोनों ही समय में 3 घंटे का अंतर है। तो अब देखिए क्या करेंगे, समय किस में अधिक लग रहा है, इसमें या इसमें? तो इसमें अधिक लग रहा है, क्योंकि इसमें चाल कम हो जा रही है तो समय अधिक लगेगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो वो अंतर कितने के बराबर होना चाहिए? 3 घंटे के बराबर। तो हो जाएगा प्रश्नानुसार T2 माइनस T1 बराबर 3। तो अब जब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे दोनों में 480 कॉमन है, बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/x माइनस 8 माइनस यहाँ बचेगा 1/x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखिए 480 का गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा और यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 8 अपॉन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया गया है तो मिल गया x² माइनस 8x इज इक्वल टू यहाँ 3 से 480 कैंसिल हुआ है, कैंसिल होने पर आया है 1/160। अब यहाँ पे जब त्रियक गुणा करेंगे तो x² माइनस 8x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यही मिल जाएगा और 160 का 8 में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1280। अब 1280 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। अब ये एक द्विघात समीकरण मिल गया आप लोगों को। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। जब गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे x का मान मिलेगा 16 और -8। तो चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती इसलिए -8 तो ले नहीं सकते, तो x का मान कितना लेंगे? 16। तो रेलगाड़ी की चाल हम लोग माने थे x किलोमीटर प्रति घंटा और x का मान कितना आया? 16। इसका मतलब रेलगाड़ी की चाल होगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आप लोगों का एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 4.2 बताया जाएगा।